गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। हम कुछ डेफिनेशंस कर रहे थे कि जो हमारी डेफिनेशन कहाँ तक हुई थी, हमने रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल तक यहाँ तक कर लिया था। हम आगे चलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर बात करें तो ये यहाँ पर दो जो इलेक्ट्रोड होते हैं उन दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का क्या होता है, डिफरेंस। उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। या फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई यूनिट चार्ज है, यूनिट टेस्ट चार्ज है, वो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपना वर्क करता है, तो वर्क अपॉन यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। 10वीं क्लास में आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी और प्लस 2 में भी आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो इट इज द वर्क डन बाय ए यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। या फिर ये कह सकते हैं इट इज द डिफरेंस ऑफ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड द रिडक्शन पोटेंशियल। अब बात करें ईएमएफ क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखिए, एक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोड के द्वारा लगाया गया एक फोर्स है, जिससे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉनों को खींचता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करता है। तो ये एक फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। तो हम बात करें, इट इज ए मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नेट करंट इज जीरो या स्टडी करंट। जब हमारे सर्किट में से स्टडी करंट पास होता है या नेट करंट जीरो होता है, तो उस दौरान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सबसे ज्यादा होगा और उससे हम कहेंगे ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आगे हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होता है। तो ईएमएफ था हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट पे ले लें, मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कंसंट्रेशन 1 यूनिट, तो हम उसे कहेंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ। याद रखें कि हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, वो हम बात करें तो हाइड्रोजन के लिए वो जीरो होता है। हम बात करें ई नोट सेल या स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे निकालते हैं, किसी सेल का, किसी भी सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालते हैं ई नोट ऑफ कैथोड माइनस में ई नोट ऑफ एनोड। इससे रिलेटेड हमने पीछे न्यूमेरिकल भी किए हैं और हमने 11वीं क्लास में भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल किए थे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, तो जैसे अपनी बुक में आपने देखा हुआ एक टेबल है जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखी हैं अलग अलग मेटल के या फिर अलग अलग एलिमेंट्स के ऊपर हम बात करें तो ये उनका ऑर्डर होता है। इट इज द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड ईएमएफ। जैसे कि रिडक्शन पोटेंशियल हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो नेगेटिव होता है वो एल्कली मेटल का होता है, और सबसे ज्यादा पॉजिटिव के ऊपर हम बात करें तो वो हमारे पास जाता है हैलोजेंस के ऊपर। रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर बात करें, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यहाँ पर हम बात करें आगे है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, जिसे SHE भी कहा जाता है, या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, जिसे NHE भी कहा जाता है। ये टॉपिक भी हमारा +1 से रिलेटेड भी है, यहाँ पर भी आता है, हमारा +1 में भी आता है। तो ये देखें, ये एक पेन जैसी अरेंजमेंट होता है, जैसे ये हमारे पास पेन हो गया है और जैसे पेन की जो निब हो गई है, यहाँ पर बॉटम में एक छोटा सा बल्ब लगा होता है, और एक छोटा सा जो बल्ब है उस बल्ब के अंदर क्या होता है, प्लेटिनम की स्ट्रिप होती है जो डूबी होती है बल्ब में 1 मोलर HCl जो होता है उसके अंदर। अब वहां पर ये हाइड्रोजन गैस पैदा करती हैं, जो हाइड्रोजन गैस का काम होता है कि सेल के अंदर जो प्रेशर को 1 ATP या ATM 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करना। अगर हम बात करें जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है उसका स्टैंडर्ड ईएमएफ जो होता है वो जीरो होता है। इसका जीरो के कंपेयर करते हुए हम दूसरे एलिमेंटों को मापते हैं कि उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, यानी वो किससे मेजर किया जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से मेजर किया जाता है किसी भी एलिमेंट का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी रहेगी। आगे हमारे पास जाता है गैल्वेनिक सेल, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल था, वो क्या होता है। तो गैल्वेनिक सेल हम बात करें, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके अंदर हम देखें कि 2 बीकर होते हैं, एक बीकर ये हो गया, एक बीकर ये हो गया।
अब एक बीकर में तो यहाँ क्या लिया गया है, जिंक इलेक्ट्रोड, जिसे डबो दिया गया है हमारे पास जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। जो दूसरा बीकर लिया गया है उसमें हमने ये इलेक्ट्रोड जो लिया है वो कॉपर इलेक्ट्रोड लिया है और इसे डबो दिया गया है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर। यहां पर जो ये यू आकार की ट्यूब दिखाई दे रही है इसे हम साल्ट ब्रिज कहते हैं। अब यहां पर साल्ट ब्रिज का प्रयोग किया गया है, जो हमारे पास K2SO4 भी हो सकता है, KCl भी हो सकता है। और यहां पर हम देखें तो ये काम कैसे करता है। बाहरी जो सर्किट इलेक्ट्रोड है वो वायर की सहायता से जोड़ दिए गए हैं। बीच में यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगा दिया गया है। वोल्टमीटर की जगह आप एमीटर भी लगा सकते हैं, गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमें पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर हम देखें तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर के मुकाबले, और जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होती है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देती है। यानी जब इन दोनों मेटल को आपस में कनेक्ट किया गया है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जिंक की ज्यादा होगी कॉपर के मुकाबले। तो जिंक अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा यहाँ पर। यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रोड से जिंक जो इलेक्ट्रोड है वो धीरे धीरे सॉल्यूशन में डिसोल्व होता जाएगा। यानी जो जिंक एटम आयन में कन्वर्ट होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन इसके सहायता से इधर ट्रांसफर करता रहेगा। इस इलेक्ट्रोड में क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो आयनों में टूटा हुआ होगा, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में। तो जो इलेक्ट्रोड के नजदीक वाले कॉपर आयंस होंगे वो यहां से जो इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं उन्हें रिसीव करेंगे और यहां पर कलेक्ट होता रहेगा। कॉपर यहां कलेक्ट होता रहेगा, जिंक यहां पर डिसोल्व होता रहेगा। अब यहां पर देखें कि क्या हुआ है, जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn से Zn2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन देते हुए। तो मतलब जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, एनोड से। और कैथोड पर देखें तो कॉपर यहां पर आयन जो है इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके कॉपर के रूप में जम रहे हैं। तो कॉपर आयंस का क्या हो रहा है, यहां पर रिडक्शन हो रहा है। कहां हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है। अब यहां आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है जिंक और ले रहा है कॉपर। तो मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होंगे वो जिंक इलेक्ट्रोड से होते हुए कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रांसफर होंगे। तो करंट का ट्रांसफर कहां होगा, करंट का ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के अपोजिट, मतलब कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ। अब बात रही साल्ट ब्रिज जो आया उसका काम क्या हुआ। साल्ट ब्रिज का काम क्या हुआ कि जैसे कि देखें जैसे जैसे कॉपर के जो आयन है सॉल्यूशन के अंदर यहां पर डिसोल्व होते रहेंगे तो यहां पर पॉजिटिव आयनों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी। और यहां पर अगर जिंक के आयन यहाँ है, कॉपर के आयन इलेक्ट्रोड पर यहां जमा होते रहेंगे तो यहां पर सल्फेट के आयनों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी। तो मतलब जहां जिंक के आयनों की संख्या अगर अत्यधिक हो गई है तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा पॉजिटिव, और ये सॉल्यूशन अगर यहाँ सल्फेट की आयनों की संख्या अगर ऐसे ऐसे करते हुए बढ़ गई और ये सॉल्यूशन बन जाएगा नेगेटिव। यानी अगर ये पॉजिटिव सॉल्यूशन बन गया तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने देगा, खुद ही अट्रैक्ट कर लेगा। और ये नेगेटिव सॉल्यूशन इतना बन गया कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस इनसे ज्यादा चला गया, तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन को इधर से रिपल कर देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर नहीं होंगे, ये विरोध कर देगा, ये खींच लेगा वापस। तो इसका काम क्या है साल्ट ब्रिज का, ये क्या करता है, यहां से जो सल्फेट आयन को यहां से लेता है और ट्रांसफर कर देता है इसमें बिना दोनों को इंटरमिक्स किए हुए। जैसे K2SO4 है, यहां से अपना सल्फेट दे देगा, पहले वाले का ले लेगा, इस प्रकार से ये यहां पर ट्रांसफर करता रहेगा, जिसकी वजह से दोनों बीकर इलेक्ट्रिकल बैलेंस रहेंगे और रिएक्शन हमारी सुचारू रूप से चलती रहेगी। अब आगे हम बात करते हैं यहां पर, जैसे कि हमने बात की है साल्ट ब्रिज क्या होता है। साल्ट ब्रिज के बारे में हमने बताया है कि यह यू आकार की एक ट्यूब होती है जो दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करती है बिना उन्हें मिलाए। इसका काम क्या हुआ, ट्रांसफर द आयन फ्रॉम द वन सॉल्यूशन टू अनदर सॉल्यूशन विदाउट द मिक्सिंग। दोनों सॉल्यूशन को बिना मिलाए एक से दूसरे में आयन को ट्रांसफर करना, या फिर हम कह सकते हैं मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकल रूप से न्यूट्रल बनाना।
तो अगले हम वीडियो में हम बात करेंगे नर्नेस्ट इक्वेशन की, जिसकी सहायता से हम किसी इलेक्ट्रोड का जो ईएमएफ निकालते हैं टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के ऊपर, तो हम कैसे निकालेंगे।